क्या हाल चाल है बच्चा बड़ी? सब ठीक ठाक है? हाल चाल ठीक है कि नहीं पहले ही बताओ, हाल चाल पहले जानना ज़रूरी है। चलिए कहाँ तक पता दिखाओ वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया था 4। चलिए ठीक, चौथा बताया नहीं था क्या अभी? हाँ और क्या था? द प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटिसमली स्लो। ठीक है, चौथा वही था, द प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटिसमली स्लो। ठीक है, चलो चलो देखते हैं, समझते हैं। स्लो, SLOW, स्लो। द प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटिसमली स्लो। ठीक है बाबू, चलिए जरा पहला वाला पॉइंट पढ़िए। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि गुप्ता जी की हाइट कम है तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। चलिए अब उसमें देखिए दो शब्द आ रहा है आपका, कौन कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है आपका वर्किंग सबस्टेंस। ठीक है ना, वर्किंग सबस्टेंस। क्या शब्द है बेटा वो? वर्किंग सबस्टेंस। ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, वर्किंग सबस्टेंस। ठीक है, और दूसरा शब्द बेटा क्या है? दूसरा शब्द है इंजन। तो इंजन वर्ड तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, इंजन सुना होगा आप लोगों ने, गाने में भी सुना होगा इंजन, है कि नहीं? देखा भी होगा इंजन। तो इंजन होता क्या है, पहले आप हमको ये बताइए, इंजन क्या होता है? अगर आप देखो मुझे इंजन को डिफाइन करिए, आप कैसे डिफाइन करेंगे इंजन को? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन डिवाइस कन्वर्ट करता है? तुम सही बोल रहे हो। हाँ, कोई भी ऐसा डिवाइस जो हीट से वर्क में कन्वर्ट करते, हीट को किस में कन्वर्ट करते बेटा? वर्क में। वही हमारा क्या कहलाता है? इंजन कहलाता है। भाई थर्मोडायनेमिक्स का मेन मोटिव क्या है? हमको क्या चाहिए? वर्क डन। हमको क्या चाहिए? हीट से वर्क डन चाहिए। भाई हमारा मोटिव देखिए, थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स में हमारा मोटिव चेंज नहीं होगा, मोटिव क्लियर है। क्या चाहिए भैया? हीट से वर्क डन चाहिए, बाकी सब काम जाम है। बेसिक मोटिव क्या है भाई? आपका यहाँ आने का बेसिक मोटिव क्या? पढ़ना। उसके बाद तो हम कहानी मानी सुना तो बात दूसरी हो तो एक्स्ट्रा मसाला है कि नहीं? पर जो बेसिक मोटिव है आपका क्या है? पढ़ना। ठीक, तो उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक मोटिव है बेटा वो क्या है? जो बेसिक मोटिव है वो है हमारा हीट से हमको क्या चाहिए बताइए? वर्क डन। ठीक है ना, और हीट से वर्क डन कौन डिवाइस कन्वर्ट करके देगा हमको? इंजन। मतलब इंजन वो डिवाइस है जो हीट को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? वर्क डन। ठीक है, और इंजन चलता किस पे है? मैकेनिकल एनर्जी और हीट में डिफरेंस होता है, वही तो नहीं है ये? मैकेनिकल एनर्जी हीट में डिफरेंस होता है। ठीक है, और इंजन चलता किससे है भाई? कोई फ्यूल चाहिए उसको। भाई हम लोग भी तो एक इंजन की तरह से हैं, हम लोग भी तो काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, है कि नहीं? तो कोई इंजन जो होता है उसको चाहिए क्या होता है? फ्यूल चाहिए होता है। तो उसी फ्यूल को बेटा हम क्या कहते हैं? वर्किंग सबस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? वर्किंग सबस्टेंस। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना, कि इंजन क्या होता है? इंजन वो डिवाइस होता है जो हीट को किस में कन्वर्ट करता है? वर्क डन में। और वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है? इसी इंजन का बेटा क्या होता है? फ्यूल होता है, तेल होता है ना? जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। नॉर्मल इंजन में डीजल होता है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होता है। ठीक है, चलो तो किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए जो पहली कंडीशन होती है बेटा वो क्या होती है? जो पहली कंडीशन होती है वो यही होती है क्या? कि जो वर्किंग सबस्टेंस होना चाहिए इंजन का, उसमें बेटा हमारा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन बेटा हमारा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कोई प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो भी प्रोसेस हम करेंगे किसके थ्रू करेंगे? इंजन के थ्रू करेंगे। तो उस इंजन का जो फ्यूल है, और ये फ्यूल अभी आपको आगे समझ में आएगा कि जो फ्यूल आप देख रहे हैं नॉर्मल फ्यूल नहीं है। जब आप कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फ्यूल को भी डिफाइन किया था। जो कार्नोट थ्योरम में जो फ्यूल हम लेते हैं वो कौन सी फ्यूल होती है? आइडियल गैस की फ्यूल होती है ना? आइडियल गैस को ही हम जलाते हैं, बुझाते हैं, जो भी करते हैं। कंबस्शन का सारा प्रोसेस आइडियल गैस के साथ करते हैं।
ठीक है ना। और आइडियल गैस में फ्रिक्शन नहीं होता, आइडियल गैस भाई आइडियल गैस है, उसमें फ्रिक्शन कैसे पॉसिबल है, फ्रिक्शन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसी वजह से कार्नोट इंजन जो होता है वो रिवर्सिबल इंजन होता है, वही एकमात्र ऐसा इंजन है जो रिवर्सिबल है। और वो कहाँ पाया जाता है पता है आपको, कार्नोट इंजन कहाँ पाया जाता है, कार्नोट इंजन पाया जाएगा आप लोग की कॉपी पे, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। कॉपी के अलावा और कहीं कार्नोट इंजन पाया नहीं जाता, क्योंकि कार्नोट इंजन आइडियल केस है, उसको बना पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और कार्नोट इंजन की इफिशियंसी भी सबसे ज़्यादा होती है भाई, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो नहीं रही है, इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी, है कि नहीं भाई। अगर 2 रोटी हम खाते हैं तो 2 रोटी पूरी की पूरी एनर्जी हमको नहीं देती है, कुछ ना कुछ लॉस हमारा हो ही जाता है ना, शरीर के ऊपर होता है, कुछ ना कुछ लॉस हमारा हो ही जाता है। पेट्रोल जो आप डालते हैं, पेट्रोल इंजन जो आप यूज़ करते हैं, उसकी इफिशियंसी मुश्किल से 20% के आसपास होती है, 20% के आसपास। 20% का मतलब क्या कि 100 रुपये का आपने तेल डलाया और 80 रुपये बेटा क्या हो गया, धुआं हो गया, सारे अंदर से निकल गया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। तो ये 20 रुपये का ही काम होना है जो होना है। 100 रुपये का तेल, अगर ये इफिशियंसी मतलब यही हुआ ना कि 100 रुपये अगर आप तेल डलाते हैं तो 20 रुपये का काम किया आपने, 80 रुपये धुआं हो गया, कोई कंट्रोल है उस पर आपका, कोई कंट्रोल नहीं है भाई। जो धुएँ नहीं बन गया उस पर क्या कंट्रोल है आपका, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसी को अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं, और जिसको हम कंट्रोल करते हैं उसी को हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। अभी सब आप लोगों को समझाएंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है सब कॉन्सेप्ट। फिर आपको समझ में आ जाएगा दुनिया किस दिन खत्म हुई होगी, ये भी आप जान जाएंगे कि कौन सा दिन होगा जो आखिरी दिन होगा प्रलय का। कोरोना वोरोना नहीं होता है, वो समझ में आएगा आपको कौन सा आखिरी दिन होगा जो प्रलय का होगा। प्रलय समझते हैं आप लोग ना, दाई दानी कहती है दुनिया खत्म होने वाली है, पहले हल्ला हो गया था 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगा, याद है कि नहीं याद है, 2012 फिल्म भी बनी थी एक कि दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हुई नहीं हुई, तो हम बताएंगे दुनिया कब खत्म होगी आपकी। चलिए तो फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो प्रोसेस हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बताइए, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन पढ़िए। दूसरा कंडीशन बेटा आपका है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन और रेडिएशन। मतलब क्या, कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब एनर्जी का लॉस 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो सिस्टम में फ्रिक्शन हो, या तो कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, ठीक है ना। तो कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से लॉस नहीं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कंडक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने कंडक्शन रेडिएशन, बताइए कंडक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। देखिए ले दे करके अगर सिस्टम में एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, सीधी सी बात आप ये समझिए। ले दे करके अगर सिस्टम में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा हमारा, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन बेटा क्या है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। भाई फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो एनर्जी का लॉस होना तय है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा जो पंखा जब आप छुएंगे ऊपर जो पंखा चल रहा है तो सेंटर पार्ट उसका गर्म होता है, क्यों, क्योंकि भैया फ्रिक्शन उसमें लगता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है। और क्या उस हीट एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो लॉस होना ही होना है, ठीक है, वो लॉस होना ही होना। जो भी पावर आपको मिले, पूरी की जितनी पावर उसमें आ रही है पूरी की पूरी थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो रही है, कुछ ही पार्ट उस काम को मिलता है, बाकी सब हीट एनर्जी फॉर्म में क्या जाता है, लॉस हो जाता है। जितना पुराना पंखा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसमें, जितना पुराना इंजन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कि प्रोसेस में हमारा फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से हीट लॉस नहीं होना चाहिए। कंडक्शन एंड रेडिएशन का प्रोसेस हमारा बेटा नहीं होना चाहिए, कंडक्शन रेडिएशन का प्रोसेस बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कंडक्शन रेडिएशन से भी हीट लॉस होता है आपका, ठीक है ना। प्रोसेस एग्जांपल आप जान मान लीजिए कि खूब नहा धो करके आप धूप में ऐसे बैठे हुए हैं तो क्या गीले से फिर आप मतलब गीले होते हैं फिर आप क्या सूख जाते हैं, तो कैसे लॉस होता है भाई, एवापोरेशन के थ्रू आपका लॉस होता है। तो हीट एनर्जी क्या होती है, बॉडी आपकी गर्म होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उससे फिर निकल जाते हैं। लॉस हुआ कि नहीं हुआ हीट का, बिल्कुल लॉस हुआ है कि नहीं। तो कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से आपका एनर्जी का लॉस बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चाय गरम आपने ला करके रखा है यहाँ पे, कुछ देर के बाद चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि चाय का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। वो सिस्टम में मान लीजिए चाय आपकी, और सिस्टम के अलावा जो भी, जैसे मान लीजिए कि हम इस कमरे में, इस कमरे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बाहर की जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा सिस्टम, एक होता है सिस्टम,
ठीक है ना। और सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट आपका होता है उसको आप क्या कहते हैं बेटा, सराउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है कि नहीं भाई। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, हम आपसे क्या प्लानट ट्यूटोरियल्स का ये कमरा है, ठीक। तो ये एक कमरा अगर आप कंसिडर करें तो ये कमरा क्या है, सिस्टम है। बाकी इसके बाहर का जो भी कुछ है वो क्या है बेटा, सराउंडिंग है, ठीक है ना। और ये भी हमने आपको सिखा दिया था क्या, कि सिस्टम का सिलेक्शन कौन करता है, ऑब्जर्वर करता है ना। सिस्टम का सिलेक्शन कौन करता है, ऑब्जर्वर करता है। तो आपके ऊपर आप कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप एक कमरा लेंगे तो वो सिस्टम है, 2 कमरा लेंगे तो वो सिस्टम है, पूरी कोचिंग ले लेंगे तो वो सिस्टम हो जाएगा, पूरा चौराहा ले लेंगे तो वो सिस्टम हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी बचेगा, एक कमरा लिया आपने, बाकी कमरे बच गए, वो सराउंडिंग हो गया। पूरी कोचिंग आपने ले लिया तो जो चौराहा बचा वो सराउंडिंग हो गया। पूरा चौराहा आपने ले लिया तो जो पूरा शहर बचा वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। बात समझिएगा कि सिस्टम का सिलेक्शन बेटा किसके ऊपर होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर होता है, ठीक है ना। सिस्टम कौन डिसाइड करता है बेटा, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है, ठीक है ना। उसी की बेसिस पे ऑब्जर्वर के ऊपर है कि सिस्टम को क्या लेता है। और सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट होगा वो सारा का सारा क्या है बेटा, सराउंडिंग है, ठीक। अब आप समझिए, मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या है, डिफर कर रहा है। जैसे चाय के केस में तो चाय आपकी क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब चाय को फिर से आप गर्म कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बात समझिएगा कि सिस्टम में अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से एनर्जी क्या होने लगेगी, लॉस होने लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि हीट फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर डिफरेंस। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में तो बेटा एनर्जी का क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। और क्या आप एनर्जी को तब कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर और प्रेशर डिफर बहुत ज़्यादा नहीं करना, मतलब ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और चौथा प्रोसेस जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो चौथा प्रोसेस जो है बहुत इंटरेस्टिंग। चौथा प्रोसेस क्या कह रहा है, द प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटिसमली स्लो। मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। जितना धीरे प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोसेस के ऊपर क्या होता है बेटा, कंट्रोल होता है। जैसे आप स्कूटी चलाते हैं, अगर स्कूटी बहुत तेज़ है आपका स्कूटी पे कंट्रोल नहीं होगा। स्कूटी जितनी धीरे होगी, मतलब बहुत धीरे होगी तब भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। एक मॉडरेट स्पीड में होगी तो आप स्कूटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत तेज़ अगर आप चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। लॉस होने के चांसेस बेटा क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो प्रोसेस जितना तेज़ी से होता है लॉस होने का चांस बेटा क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। भाई लॉस को हमको कंट्रोल करना है तो तभी कंट्रोल कर पाएंगे ना भाई, जब प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा हो। बात समझिएगा, लॉस को कंट्रोल करने का तरीका क्या है भाई, प्रोसेस धीरे होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटिसमली स्लो, मतलब बहुत धीरे होना चाहिए, ठीक। तो अगर किसी प्रोसेस में ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, 4 कंडीशन, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई, और एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन बेटा सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं प्रोसेस हमारा कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, पहले ही कंडीशन नहीं पॉसिबल है। आप कोई ऐसा सिस्टम बना ही नहीं सकते जो फ्रिक्शन से फ्री हो, बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। कंडक्शन और रेडिएशन से लॉस होना भी तय है, यही है। कंडक्शन रेडिएशन होता क्या है, पहले आप हमको ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन। कंडक्शन और रेडिएशन मतलब क्या होता है, आप हमको बताइए। पहले तो आप ये समझिए, कंडक्शन रेडिएशन आपकी एक यूनिट है पूरी। अगर आप लोग पहला देखा कि नहीं देखा अभी, पहली क्लास, दूसरी क्लास देखा कि नहीं देखा अभी, नहीं देखा, दूसरी क्लास, हाँ। तो दूसरा अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कंडक्शन और रेडिएशन आपकी यूनिट है, ये पढ़ना है आपको पूरा, ठीक है ना। पर होता क्या है कंडक्शन रेडिएशन, बताइए क्या होता है कंडक्शन रेडिएशन। चलिए समझिए, मान लीजिए कि एक डस्टर है, ठीक है, ये एक डस्टर है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे नीचे रख दिया, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब लोग बच्चे बैठे होते हैं, तो हम आपसे कहें कि पहले डेस्क से इसको आखिरी डेस्क तक पहुँचाना है, तो कितने तरीके से आप पहुँचा सकते हैं इस डस्टर को। और ठीक है, 3 तरीका है कि भाई एक तो आप पास करके पहुंचा सकते हैं, ठीक।
दूसरा तरीका क्या है कि पहला वाला आदमी उठे जाके उसको दे दे, और तीसरा तरीका क्या है कि ऐसे ही फेंक दे और आखिर तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, तो जो पहला वाला तरीका होता है क्या कि पहले ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, यही कंडक्शन होता है। जब मीडियम के मॉलिक्यूल्स बिना मूवमेंट के एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, उसी कंडीशन को बेटा हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक, और मीडियम के मॉलिक्यूल्स अगर मूव करके एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहला वाला दौड़ करके आखिरी वाले को दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। बिना मूवमेंट के कंडक्शन, मूवमेंट के साथ कन्वेक्शन। ठीक है, और अगर उसने डायरेक्ट फेंक दिया है, मतलब बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जैसे सन से रेज आती है हमारे पास, सन से रेज आती है ना, तो रेडिएशन का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, रेडिएशन का एग्जाम्पल है वो। ठीक है ना, सन से रेज आती है, देखिए रेडिएशन का एग्जाम्पल है वो। ठीक, तो रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, वो आप समझ गए। ठीक है ना, तो प्रोसेस में ऐसे ही लॉस होता है। भाई मान लीजिए इंजन आपका, चाय आपने गर्म रखी थी, अब सिस्टम का टेम्परेचर तो हाई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो क्या होने लगेगा, जो चाय के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, भागने लगेंगे। जो गरम मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, एवापोरेट होने लगेंगे, और सराउंडिंग्स की तरफ क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। और कब तक भागेंगे, जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं आप, है कि नहीं। तो कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से बेटा हीट का लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, एक आसपास होगा, सेम होगा। सेम नहीं भी हो तो आसपास हो, आसपास से काम चल जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने वर्ड लिखा है नॉट एप्रिशिएबली डिफर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर है तो बहुत तेज़ी से लॉस होने लगेगा और फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए बेटा, स्लो होना चाहिए। जितना स्लो प्रोसेस होगा उतना कम पॉसिबिलिटी है एनर्जी के लॉस होने का। एनर्जी लॉस हो भी रही तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस स्लो है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फाइनमैन, कभी नाम सुना आप लोगों ने इसका, इनका फाइनमैन कभी नाम सुना है? इनकी किताब है 3 वॉल्यूम में है, वो हमसे आप ले लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास होगी, हमसे आप ले लीजिएगा, उसको आप पढ़िएगा, कभी मौका मिले अगर कभी आप लोग उसको आप पढ़िएगा। फिजिक्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो उस 3 किताब में छूटी हो, 3 वॉल्यूम में है वो, फाइनमैन्स लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स की बेस्ट बुक है वो। उसमें ऐसा समझिए फिजिक्स की बाइबल है वो, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो उन्होंने छोड़ दिया हो। BSc फर्स्ट ईयर से लेकर के BSc थर्ड ईयर तक का सारी चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कैसे क्या है, उसको पढ़िएगा ज़रूर। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई मौका मिलेगा आपको, उसको पढ़िएगा। आप हमसे ले लीजिएगा, या नेट पे भी अवेलेबल होगा, फाइनमैन्स लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स करके मिल जाता है नेट पे, तो अच्छी बात है, फिर हमसे आप ले लीजिएगा। हाँ मेरे पास है, सॉफ्ट कॉपी है, पर मोबाइल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो वाली नहीं है, वो वाला मिलता नहीं है जल्दी, वो सब फॉरेन राइटर्स है ना, फॉरेन राइटर्स की किताब आपको जल्दी नहीं मिलेगी, नहीं लाइब्रेरी में, या तो किसी पुरानी लाइब्रेरी में मिल जाए, अदरवाइज मिलती नहीं है जल्दी। ठीक है ना, नहीं मुश्किल है, मार्केट में शायद मिल जाए, मुश्किल है, पर ऑनलाइन मुश्किल है। अब क्या फ़ायदा ऑनलाइन लेने का, जब अवेलेबल है ही ऑनलाइन तो कोई मतलब नहीं है पैसा फंसाने का। देखिए फिजिक्स में किताब हम आपको बहुत कम बताएंगे। हमने किताब का नाम लिया क्या अभी तक? हमने नहीं। क्यों नहीं किताब का नाम लिया? क्योंकि मेरा नोट बहुत होता है, उतने से आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मतलब सिलेक्शन इन द सेंस कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है ना, बहुत अगर इंटरेस्टेड हैं आप, देखिए मैथ्स में किताब लेनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में किताब लेनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या आना चाहिए? अनसॉल्व लेना चाहिए, और उसी अनसॉल्व को एकदम रट जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अनसॉल्व ही आपका बाइबल, गीता, कुरान होता है बेटा। उसी को रोज़ अगरबत्ती दिखाइए कि हमको पास करा दो, है ना, क्योंकि उसी में है सारा जो कुछ है। भाई 3 पेपर आपका आता है, तीनों में से आपको आराम से भाई अनसॉल्व का मतलब क्या, 10 साल का पेपर होता है, 5 साल का पूरा पढ़ डालिए, उसी में से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि बाहर से थोड़ी आएगा। DU यूनिवर्सिटी में इतना क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं बनता है कुछ बाहर से आ जाएगा। कभी कभी बहुत रेयर केस में कोई पेपर बाहर चला गया तब फिर क्वेश्चन टफ आते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते। DU में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, वही 5 साल का बच्चे, और यही सब बच्चे गड़बड़ी करते। बच्चे क्या करते हैं ना, कोचिंग में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को पता नहीं होता एक्चुअली पढ़ना क्या है। कोचिंग कहीं भी आप करिए, उसका नोट रख लीजिए, अनसॉल्व को रख लीजिए, बस यही 2 चीज़ आप मिला के पढ़ डालिए। किताब कब बताई जाती है बच्चों को? जब प्रैक्टिकल अलॉट होता है, जैसे प्रैक्टिकल अलॉट करते हैं बच्चों को, तब बताते हैं कि यार ये प्रैक्टिकल है, इसको इस किताब से पढ़ लेना। तो बच्चा जाता है, कोई दीदी हैं, कोई भैया हैं, उनसे जा करके मांग करके लाता है, पढ़ता है, फिर उनको रिटर्न कर देता है। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं भाई सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है, मान लीजिए फिजिक्स आपको आगे पढ़ना है, तब तो किताब ले लीजिए, अदरवाइज़ किताब लेने का कोई मतलब नहीं है। मैथ्स की किताब ले लीजिए, और अगर फिजिक्स की किताब आपको लेनी है, लाइब्रेरी आपके स्कूल में होगी, वहाँ से कोई किताब आप चाहें तो ले सकते हैं।
पर खरीदिएगा नहीं। अगर बहुत इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में तो खरीदिएगा नहीं। उतनी जितना पढ़ा रहे उतना बेटा सफिशिएंट है, आराम से, ठीक है ना। 8वां 9वां साल है पढ़ाते हुए, आराम से बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना सफिशिएंट है। किताब इसलिए हम नहीं बताते, बहुत जो इंटरेस्टेड बच्चा होता है उसको भी बता देते हैं यार ये किताब देख लेना। क्योंकि एक और बात उसमें है, क्योंकि सारा सिलेबस एक किताब में मिलना है नहीं, तो कितना किताब खरीदेंगे आप, कितना किताब आप खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ये सब भी दिक्कतें होती हैं थोड़ी सी। खैर वो सब दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए हम हैं, पर मन में कोई डाउट मत है। अगर आपको लगता है किताब से पढ़ना चाहिए, किताब आपको हम बता देंगे कि यार ये किताब पढ़ो, ये किताब अच्छी है। जो DDU में कोई नहीं बताएगा, वो हम बताएंगे यार ये किताब अच्छी है, इसको पढ़ेंगे आप तो सीखेंगे कि यार है क्या फिजिक्स, है ना। याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। ये सब याद करना पड़ रहा है क्या आप लोगों को? घर पर जाकर प्रैक्टिस करते होंगे, समझ में आ जाता होगा क्या है। तो याद नहीं करना है, समझना है। जब समझ लेंगे तो फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, दिमाग के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, अपने आप ही आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। चलिए, तो बेटा अगर किसी प्रोसेस में ये 4 कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस हमारा क्या है? रिवर्सिबल, ठीक है ना। तो क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है ये? रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मतलब रियल लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। पर ये जो साइंटिस्ट थे फाइनमैन, उन्होंने कहा था नहीं, जो भी प्रोसेस रियल लाइफ में होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। आपको लग रहा है इरिवर्सिबल है, पर वो कहते हैं नहीं, रिवर्सिबल होते हैं। कैसे? उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कैमरा ये है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इस कैमरे से हम रिकॉर्ड करें क्या? एक गुलाब है, उस गुलाब को ऐसे करके, जैसे कली होती है गुलाब की छोटी सी कली होती है, उसका ऐसे धीरे धीरे खिलना हम रिकॉर्ड करें तो बड़ा हो जाएगा वो। अब मान लीजिए हमने रिवाइंड बटन दबा दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा? फिर वापस हो गया ना, फिर वापस हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोसेस का पर सेकंड, पर नैनो सेकंड, पर माइक्रो सेकंड का डेटा हमारे पास हो तो उस प्रोसेस को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। जैसे रिवर्स इन द सेंस क्या कि अगर कोई आदमी पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो जा रहा है, तो उसको फिर बुढ़ापे से हम क्या कर सकते हैं? बच्चा बना सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको अपने शरीर में होने वाले हर चेंज को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपनी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम कंट्रोल कर पाएँ। अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तो बहुत कुछ नहीं पता हमको अपनी बॉडी के बारे में। आपको यही नहीं पता होगा कि आप सपना क्यों देखते हैं। सपने देखते हैं आप ना सोते हुए, कुछ भी देख लेते हैं आप, भूत देख लेते हैं, भूत दौड़ा रहा है हमको, ये सोचते हैं कि यार भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। कभी कभी जो लोग मर जाते हैं उनका भी सपना आप देखते हैं कि उनके साथ आप डिनर कर रहे हैं आराम से, बाद में पता चलता है कि यार है ही नहीं वो, है ना। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय लॉजिकल माइंड आपका काम नहीं करता है। तो सपने में जो चीज़ आपको दिखाई जाती है वो लगता है कि हाँ असली है वो, है कि नहीं? वो लगता है कि वो असली है वो, तो होता है वो, ठीक है। लॉजिकल माइंड आपका काम नहीं करता। और ये भी बात है, सपने में जो आप फील करते हैं, जैसे सपने में आप गिर गए तो एक्चुअल में आप नींद की स्टेट में उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। दर्द आप फील करते हैं, डर आप फील करते हैं, खुशी आप फील करते हैं, ठीक है। वो सपना एग्जिस्ट करता है, मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही सपना एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। यही नहीं पता कि 4 तरह का ब्लड ग्रुप क्यों होता है, AB O और AB और O, 4 ही तरह का क्यों होता है, 5वां तरह का क्यों नहीं होता है। बात समझ आ रहा है ना। तो हम लोगों के बॉडी में ही इतना सारा प्रोसेस होता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे रिवर्स करेंगे आप? अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ जब एक एक केमिकल रिएक्शंस आपको पता चल गया कि बॉडी में हमारी ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब आप रिवर्स करने जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल ही होता है इनके हिसाब से, बस अगर हम उसको क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना। तो भाई कंट्रोल हम कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से प्रोसेस क्या हो जाता है? हमारा इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए, आगे लिखिए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस there is no thermodynamical process, but in actual practice there is no thermodynamical process which is reversible in nature, but some of the physical processes are considered as
physical processes are considered as reversible processes, are considered as reversible processes, are considered as reversible processes। क्या लिखा आपने कि जो भी प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं, पर कुछ प्रोसेस को हम रिवर्सिबल क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे जैसे आइए बताते हैं आपको, डस्टर का, हाँ आइए बताते हैं आपको। देखिए याद कुछ भी मत करिए, समझते हुए चलिए बस। याद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाँ जहाँ डेरिवेशन है वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि प्रैक्टिस में स्टेप आप लोग को क्लियर होगा। जैसे मैथ्स आप पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेरिवेशन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी थ्योरी आपको याद नहीं करनी है, आप समझते जाएंगे कुछ चीज़। चलिए आए, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? टाइम रिवर्स होना, टाइम को रिवर्स तुम कर सकते हो क्या? तब हम बात किसी कर रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें टाइम का फैक्टर कहाँ आ गया? टाइम का वेरिएबल लिया था हमने, 4 ही वेरिएबल था ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। चलिए अब देखिए टाइम वाला भी चीज़ आप लोग को बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो भी। बीएससी फर्स्ट ईयर आप पढ़े रिलेटिविटी ना, रिलेटिविटी पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, रिलेटिविटी। क्या आप बीएससी फर्स्ट ईयर पास हैं? नहीं पास नहीं है, सॉरी प्रमोटेड हैं आप लोग। चलिए पास होते तो पढ़ा होता आप लोगों ने। चलिए देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड से बेटा क्या मिलता है हमको बताइए, सॉलिड से बेटा क्या मिलता है बताइए? लिक्विड, और लिक्विड से बेटा फिर क्या मिलता है हमको बताइए? गैस। क्या मिलता है? ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप रिवर्सिबल क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? पहले इसको लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग कहते हैं, ठीक। लिक्विड से गैस जाने को इवापोरेशन कहते हैं, ठीक। लिक्विड से सॉलिड आने को फ्रीजिंग, ठीक। और गैस से सॉलिड से गैस हो जाने को, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, कोई है ऐसा मटेरियल जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस होता हो? कैम्फर। तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए लिख डालिए इसको, लिख डालिए। चलिए कुछ आता है आप लोग को या नहीं? अच्छा, गैस से लिक्विड आने को क्या कहते हैं? भाई देखिए, सॉलिड से, ये हम लिखा नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आप। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इवापोरेशन, हाँ, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, ठीक है ना। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस क्या बनता है? सब्लिमेशन, ठीक है। कैम्फर जो है वो सब्लिमेशन को फॉलो करता है। गैस से सॉलिड कहाँ बनता ही है? नहीं बनता है, कोई ऐसा प्रोसेस तो हमने देखा नहीं जिसमें गैस से सॉलिड बनता हो। आ उ ई होता नहीं है। चलिए वो CO2 गैस होती है, वो ड्राई आइस होती है। चलिए सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। एग्जाम्पल लिख डालिए। वो ड्राई आइस होती है बेटा वो, और वो लिक्विड स्टेट में होता है। वो जब नॉर्मल प्रेशर पे आता है वो तो अपने आप ही क्या हो जाता है, वो सॉलिड, मतलब सॉलिडिफाई कर जाता है। तो बेसिकली उल्टा चलता है, वो लिक्विड से गैस बनता है। वो लिक्विड ही होता है, हाई प्रेशर पे लिक्विड हो जाता है। वो जो भी गैस आप देखते हैं CNG वाला या LPG वाला, वो सब लिक्विड ही होता है, अंदर गैस नहीं होता है। वो जब आप उसको, जब उसका प्रेशर आप घटाते हैं तब वो गैस बन जाता है, समझ रहे हैं आप ना। हाई प्रेशर पर वो लिक्विड ही होता है, अंदर लिक्विड ही भरा होता है सिलेंडर के। खोल के मत देखिएगा, आग लग जाएगी घर में, खोल भी नहीं पाएंगे आप उसको, ठीक है ना। उसके अंदर लिक्विड ही भरा होता है वो, ठीक है। जब आप गैस ऑन करते हैं तो होता क्या है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है वो, तो लिक्विड से क्या बन जाता है, वो गैस बन जाता है, ठीक है। पर अंदर लिक्विड ही भरी जाती है, हाईली नहीं, गैस से सॉलिड नहीं पॉसिबल है। कोई ऐसा प्रोसेस हमने नहीं देखा आज तक। अब तुम कोई खोज दो प्रोसेस तो बात दूसरी है, आगे रिसर्च करके।
चलिए ठीक है, तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, क्या हो गया बेटा, गैस हो गया। चलिए फिर आगे लिखिए, लिखिए द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, द thermodynamical processes, the thermodynamical processes which are not reversible, which are not reversible, which are not reversible, which are not reversible, which are not reversible are an irreversible process, which are not reversible are an irreversible processes, इरिवर्सिबल प्रोसेस करेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए ऑल द केमिकल प्रोसेसेस, ऑल द केमिकल प्रोसेसेस, ऑल द केमिकल प्रोसेसेस, पैराग्राफ चेंज करके ऑल द केमिकल प्रोसेसेस एंड सम फिजिकल प्रोसेसेस, एंड सम फिजिकल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, are irreversible in nature, irreversible in nature. In other words, in other words, in other words, most of the thermodynamical processes, in other words, most of the thermodynamical processes, most of the thermodynamical processes, most of the thermodynamical processes, most of the thermodynamical processes are irreversible, are irreversible। ठीक है ना, ये 2 नंबर में डिफिनीशन आपसे पूछी जाती है, तो अगर पूछा जाएगा तो इतना बेटा क्या कर दीजिएगा, एग्जाम में छाप दीजिएगा। ठीक है, इतना आप छाप देंगे, 2 में 1.5 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 2 में 2 नहीं मिलता है, ठीक है, 2 में 2 नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, क्या बताएं, मैथ्स नहीं है ना बाबू, 2 में 2 मिलेगा तो भी आप 32 पेज की कॉपी में खाली ये लिख दोगी तब भी नहीं मिलेगा। 32 पेज की कॉपी आपकी होती है ना, आप 2 नंबर के क्वेश्चन में खाली 32 पेज आपने भर दिया तब भी 2 नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जैक्ट नहीं होता है, मार्किंग नहीं होती ना। देखो जब भी एक चीज़ समझिएगा, जब भी वर्ड आपका यूज हुआ है क्वेश्चन में डिस्कस, डिस्कस या एक्सप्लेन, डिस्कस और एक्सप्लेन वर्ड अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है तो उस क्वेश्चन में बेटा पूरा नंबर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया ये, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कभी नंबर पूरा नहीं मिलेगा। आप भले किताब लिख दीजिए उस पर, तब भी इनसफिशिएंट होता है वो। कोई क्वेश्चन अगर आपका स्टार्ट हुआ डिस्कस और एक्सप्लेन से, आप देखते हो क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होता है डिस्कस या एक्सप्लेन से, ठीक है, तो उस पर पूरा नंबर मिल ही नहीं सकता है। आप कितना भी लिख डालिए उस पर। हाँ, डिफाइन भी डिस्कस, एक्सप्लेन, डिफाइन, इस पर पूरा नंबर नहीं मिलता है। न्यूमेरिकल जो होता है उससे पूरा नंबर मिल सकता है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको पूरा नंबर मिल सकता है। कोई डेरिवेशन है तो आपने बहुत, वो नहीं मिलता है ना, आप क्या करोगे। ये हर सब्जेक्ट में होता है। मैथ, हाँ, तो मैम की बात दूसरी है ना, मैम की बात दूसरी है। मैम इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैम इज़ समवन एल्स, ठीक है, चलिए, मैम इज़ समवन एल्स, ठीक है। चलिए, तो डिस्कस हो गया बेटा, एक्सप्लेन, ठीक है, डिस्कस और एक्सप्लेन, अरे डिस्कस एक्सप्लेन बोल देंगे, डिस्कस और एक्सप्लेन अगर वर्ड यूज़ हुआ है पूरा नंबर इसमें नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में जो फिजिक्स होती है उतनी स्कोरिंग नहीं होती है, क्योंकि चीज़ देखिए थ्योरेटिकल है। अभी तक देखिए सब थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, अभी तक देखिए सब थ्योरी पढ़ रहे हैं, कहीं मैथमेटिक्स आया नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें नहीं होता है। इस वजह से नंबर बीएससी सेकेंड ईयर में कम हो जाता है बच्चों का फिजिक्स में, और मैथ्स अचानक से टफ हो जाती है। फर्स्ट ईयर में बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, सेकेंड ईयर नंबर कम होता है, थर्ड ईयर में फिर गेन कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में नंबर जो कम होना है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो, उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया था। भाई थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी हम लोग पहले पढ़ेंगे, और उसी में से क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। और नमकाइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाते हैं, बहुत आसान चैप्टर लगता है, बहुत मज़ा आता है, एकदम मज़ा आता, लगता है जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, ठीक है। पर उसका कोई मतलब नहीं है, वेटेज नहीं उसका उतना ज़्यादा है, ठीक है ना। जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिसमें स्कोर कर सकते हैं आप अच्छा, उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और क्वेश्चन मिलेगा आपको सेक्शन ए में, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं इससे, है ना। बहुत अच्छी किस्मत रही तो 1.5 क्वेश्चन आ जाता है आपका, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको इसमें। और ऐसे क्वेश्चन जो स्कोरिंग होते हैं, नंबर आपको मिलेगा, पक्का नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं काटता है इसमें, बहुत कम नंबर कटता है। 2 में से 1.5 नंबर मिल गया, बहुत मिल गया आपको, है कि नहीं। 2 में 1.5 नंबर मिल गया, बहुत मिल गया आपको। 8-10, तो उससे क्या मतलब है, तो 100% तो कोई स्कोर कर नहीं सकता ना,
100% तो कोई इसको नहीं कह सकता। ये जो अभिषेक सर आपको पढ़ाते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पता है आपको? जैसे मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वैसे अभिषेक सर जो आपको पढ़ाते नहीं है मैथ्स, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उनका भी जो हाईएस्ट नंबर है 50 में 48 ही है। मैथ्स में ये हाल है, 50 में 48, क्योंकि मैथ्स भी जो आप पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल होने जा रहा है। अब एक्स वाई जेड से ज़्यादा काम करना है, 1 2 3 4 गायब हो जाएगा। तो जहाँ थ्योरी इन्वॉल्व होती है बेटा, वहाँ पे नंबर जो है कम हो जाता है। ठीक है, चल एक से एक नगीने आप लोग को पढ़ाने आते हैं, क्या जाने आप लोग। चल मैम भी देखिए गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपकी, हम लोग तो खैर ऐसे ही हैं, मैंगो पीपल आम आदमी हम लोग। हाँ मेरा था 65% बीएससी में, तो मेरे बैच में ऐसे ही नंबर ही मिला था। हम अपने क्लास के टॉपर थे अपने सेक्शन के, 65% पा करके, और बीएससी थर्ड ईयर तक जाते जाते हम थर्ड या सेकंड टॉपर थे। ऐसे ही नंबर ही मिलता था तब हम लोग के SNDUs में। अब तो बहुत अच्छी मार्किंग हो जाती है। बताए तो आपसे 400 में सिर्फ 60 बच्चे पास थे, 400 में 60 बच्चे। पैटर्न चेंज हो गया था, 400 में 60 बच्चे। अब आप सोचिए 400 में 60 बच्चे, परसेंटेज आप निकालेंगे 15%। 15% रिजल्ट बना था। तो अब टैलेंटेड नहीं होते हैं तो क्या होगा, जनरली ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उससे नहीं मतलब होता है। पढ़ाई वढ़ाई से नहीं मतलब होता है। देखो हमने कहा नहीं, साल भर पढ़ना और एग्ज़ाम में जाके लिखना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है, और ये एक ड्रॉबैक है आप लोग के साथ। जब लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तब मान के चलिए कि हाँ हम कर ले जाएंगे। अभी तक आपको पता नहीं कि आप बीएससी में सर्वाइव कर पाते कि नहीं कर पाते, बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। ये आपको पता नहीं है, अभी तो प्रमोट हो गया ना आप, तो अभी आपको पता ही नहीं है कि आप बीएससी करने लायक है कि नहीं है। देखिए एज अ टीचर हमको ये नहीं कहना चाहिए, पर ये बात सही है कि बीएससी की जो चीज़ें होती हैं ना वो टफ होती हैं, वो सब कुछ समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना। वो समझने के लिए दिमाग चाहिए। बात समझिए आप। जैसे मैं सचिन है, अब सचिन से कोई कहता है कि पढ़ो, तो सचिन कि क्या बन पाते, कुछ बन पाते नहीं बन पाते। सबका अपना एक टैलेंट होता है, सबका अपना एक दिमाग होता है हर बच्चे का। क्या मेरा दिमाग है, हमको चीज़ समझ में आएगी, हमको समझ में आते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। भाई हो सकता है कोई नॉर्मल आदमी जो यहाँ का गुप्ता जी काम कर, उनको नहीं समझ में आता है, उनको क्या पता बोर्ड पे क्या लिखा है। दिमाग वो भी तो इंसान है, पर वो नहीं जानते हैं। बात समझिएगा कि हर सब्जेक्ट पढ़ना हर दिमाग के बस की बात नहीं होती है। हाँ ये बात सही है कि हार्ड वर्क से आप उस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं, कि बहुत मेहनत अगर आप करें तो आप कंपनसेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीएससी पढ़ने के लिए एक फर्टाइल दिमाग होना चाहिए, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं, उनको एवरेज बच्चे अच्छा मार्क्स पा जाते हैं, जो टॉपर होते हैं वो फेल कर जाते हैं। हम लोग के बैच में जीएन की टॉपर लड़की थी, फेल कर गई थी। नवल्स का टॉपर था, वो फेल कर गया था। अक्सर ऐसा हो जाता है। लिखने का तरीका कैसा आपका एग्ज़ाम में है, साल भर आप पढ़े डजन बट आपने लिखा क्या है। क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं हो जाएगा, पर एग्ज़ाम में बेटा ना प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फिर आपकी पेन नहीं चलती है, नहीं चल पाती है। दिमाग और हैंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप लोग पता नहीं क्रिकेट देखते नहीं थे क्रिकेट, पहले एक सहवाग करके प्लेयर था, जानते हैं आप लोग उसको? सहवाग नाम सुना अगर आप लोगों ने तो सहवाग जब खेलता था तो नॉर्मल बैट्समैन जब ऐसे बैट पकड़ता है, नॉर्मल बैट्समैन, ठीक, और सिखाया जाता है कोचिंग मैनुअल में कि एक पैर ऐसे आगे निकालिए तब ऐसे शॉट खेलिए। सहवाग जो था वो ऐसे नहीं खेलता था, वो क्या करता था, वो पैर आगे नहीं निकालता था, वो खड़े खड़े शॉट ऐसे मारता था। और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्रिकेट के इस तरीके को नहीं सिखाया जाता है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले ये सिखाया जाएगा कि दोनों पैर पहले बैलेंस करिए, एक पैर आगे निकालिए, बॉल आए तब उसको मारिए आप। पर सहवाग ऐसा नहीं करता था, वो उल्टा खेलता था, अलग तरीके से खेलता था। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन सेट था। यार उतने एंगल पे बॉल आ रही है, हमको उस समय क्या कर देना है, घुमा देना है। तो उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन सेट थी, समझ रहे हैं आप ना। तो प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी बेटा कि ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन क्या हो जाए, सेट हो जाए। कि एग्ज़ाम में सोचेंगे नहीं आपकी इस स्टेप के बाद क्या होगा, तब तो सोचते रह जाएंगे आप, पंखा देखेंगे तब 3 घंटा। सोचने का टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, डिलीवर करना पड़ता है, और बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस में फेल हो जाते हैं। रीज़न नहीं है। 5 क्वेश्चन, एक कंपलसरी, 2 सेक्शन ए, 2 सेक्शन बी। समय नहीं मिलता भाई एग्ज़ाम में सोचने का, इसलिए हमने कहा ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बीएससी।
और वही जो प्रैक्टिस साल भर किया रहता है पास हो जाता है। एवरेज बच्चा भी पास हो जाता है, प्रैक्टिस किया रहता है। और जब वो तेज़ बनते हैं कि यार हम सब कर लेंगे, फेल हो जाते हैं प्रैक्टिस ना करने की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कहने वाली बातें हैं। आप अच्छा लिखेंगे नंबर क्यों नहीं दिया जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, बातें हो गई, चलिए कुछ काम हो जाए। ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा आप लिखेंगे नंबर आपको मिलेगा। पहले के टीचर्स होते थे वो था बहुत भेदभाव करते थे, अब के टीचर्स भेदभाव नहीं करते हैं। जो टैलेंटेड है वो, उसका डायलॉग है ना सुपर 30 का, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वही बात है कि अब भेदभाव नहीं होता है, पहले होता था। चलिए, पहले लोग फेल भी बहुत होते थे। एक पेपर में 10-50 में 2 नंबर किसी को 0। मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 0 नंबर किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर। अब 0 नंबर मिलने का मतलब क्या है कि बच्चे ने कॉपी सादी छोड़ दी। 0 नंबर मिलने का मतलब क्या है कि भाई जो आप लिखे थे वो पूरा था, उसमें कुछ था ही नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। हम बता रहे हैं, डराने में बता रहे हैं कि होता है 0 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर मिलता है। अब देखिएगा आप नहीं 7 के लोगों का मिलेगा, 5 नंबर 10 नंबर, क्या मतलब है भाई। उससे अच्छा कॉपी सादी छोड़ दो यार। तो प्रैक्टिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बीएससी में। लास्ट में क्यों लेंगे, शुरू में ही टेस्ट होगा आप लोगों का। अभी देखिए तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। चलिए, तो क्या बता रहे थे बेटा, पीरियड प्रोसेस हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कार्नोट्स थ्योरम, या कार्नोट्स इंजन करते हैं, कार्नोट्स इंजन, ठीक है ना, कार्नोट्स इंजन, ठीक है ना। रिवर्सिबल कार्नोट्स इंजन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस समझिएगा कार्नोट्स इंजन। और इसके ऊपर आप श्योर 2022 लिख लीजिएगा। तो 2022 में एग्ज़ाम देंगे आप लोग ना। योगी जी का भी एग्ज़ाम है, आप लोग का भी एग्ज़ाम है, उनका भी इलेक्शन है, आप लोग का भी एग्ज़ाम है। चलिए, तो श्योर 2022, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, 100% आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता बेटा। ये 100% आना है एग्ज़ाम में, 100% एकदम श्योर 2022 कर लीजिए आप। बहुत अच्छी किस्मत रही आपका, तो जो फुल क्वेश्चन बनेगा इसी बन जाएगा पूरा का पूरा, और बनता भी है। सब थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी में अगर फुल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है तो इस टॉपिक की होती है, कार्नोट्स इंजन की। आप देखिएगा, आप अनसॉल्व जब पढ़ेंगे, अभी तो अनसॉल्व आपने लिया नहीं होगा, जब अनसॉल्व आप लेंगे पढ़ेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 4.5 नंबर में पूछा जाता है, ये फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये आना ही आना है। फुल क्वेश्चन में आता है 9 नंबर का, ये वो डिपेंड करता है टॉपिक के। बीए देखिए, बीए और बीएससी में डिफरेंस होता है। बीए में माना जाता है कि एक फुल क्वेश्चन मतलब 4 पेज इन द सेंस, जैसे एक कॉपी आपको मिलती है, ये एक कॉपी आपको मिली, तो माना जाता है कि इसमें 250 वर्ड्स आपके आएंगे, 250 वर्ड्स आपके आएंगे एक पेज पे, ठीक है ना। 2 पेज पे 500 और 4 पेज पे 1000। तो फुल क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड वर्डिंग्स होती है वो 1000 की होती है, 1000 वर्ड्स की। तो 1000 वर्ड्स का मतलब कितना हो गया, 4 पेज। तो ये भी पॉसिबिलिटी है 4 पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, भाई डेरिवेशन है लंबा, 4 पेज से ज़्यादा चले गए आप, या कोई न्यूमेरिकल आ गया आपका तो 3 पेज में ही हो काम चल गया, 2 पेज में ही काम चल गया। तो जो वर्ड्स वाला क्राइटेरिया होता है ना, बीए वाले बच्चों के लिए होता है, आप लोग के लिए नहीं होता, साइंस में नहीं होता, क्योंकि साइंस में भाई न्यूमेरिकल आ गया तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या एक्स्ट्रा लिखेंगे, लिख नहीं सकते हम कुछ। अब वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के ऊपर क्या आया है, वो तो आपके ऊपर है भाई। अब आप एक ही क्वेश्चन को लिख डालिए पूरा 32 पेज में, वो तो आपके ऊपर है। बहुत खुश होकर के आप आएंगे, सर एक ही क्वेश्चन किए, बहुत मन से किए हैं, वो तो आपके ऊपर है, फेल हो किनारे हो जाएंगे आप, है कि नहीं। वो तो आपके ऊपर है कि आपको ये सर एक क्वेश्चन किए हैं, सर बहुत मन से किए हैं, पर पूरी कॉपी में लिखे। तो लिमिट वो थोड़ी बहुत लिमिट आप डिसाइड करेंगे ना, वो यूनिवर्सिटी तो लिमिट डिसाइड करेगी, वो आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको पास होना है कि बीएससी में, कि पीएचडी करनी है बीएससी फर्स्ट ईयर में, कि आगे बढ़ना है। एक एग्ज़ाम जो होता है ना बेटा, वो बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट करता है, सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट होती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, आप प्रेशर में कितना अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं,
टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं आप, एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ढलते हैं आप। एक एग्ज़ाम कई तरह से टेस्ट करता है आपको, सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता एग्ज़ाम में। चलिए आइए, तो कार्नोट्स इंजन में जो पहली हेडिंग बेटा हमारी है उसको आप डालिए बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स, ठीक है। चलिए बेसिक टर्म्स, ठीक है ना। अब बेसिक टर्म्स का मतलब क्या कि कोई भी इंजन अगर आप लेते हैं तो मिनिमम उसमें कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, मिनिमम जो भी चीज़ होती है उसी को बेटा क्या कहते हैं, बेसिक टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं, आज हम आपको समझा दे रहे हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं, आज हम आपको समझा दे रहे हैं। 3 चीज़ें देखिए बेसिकली होती हैं। एक चीज़ बेटा क्या होती है आपका सोर्स, क्या होता है बेटा बताओ, सोर्स, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, वर्किंग सबस्टेंस, क्या होता है बेटा, वर्किंग सबस्टेंस, वर्किंग सबस्टेंस, ठीक है। और तीसरी चीज़ बेटा आपकी क्या होती है पता है आपको, सिंक, क्या होता है बेटा, सिंक। सोर्स, वर्किंग सबस्टेंस और क्या होता है बेटा, सिंक, ठीक है ना। अब ये तीनों क्या होता है, मान लीजिए बाइक का एग्जांपल आपको, बाइक है आपकी, ठीक, बाइक है आपके पास, आप गए बाइक लेकर के पेट्रोल पंप पे, ठीक, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से, भाई मान लीजिए कि 12 लीटर की आपकी टंकी है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप 12 लीटर तेल आप उसमें क्या कर सकते हैं, भरवा सकते हैं। क्या सोर्स आपको मना करेगा क्या, अगर पैसा आपके पास है तो क्या पेट्रोल पंप वाला आपको मना करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब सोर्स क्या होता है, सोर्स वो पार्ट होता है हीट इंजन का या कार्नोट इंजन का, जिससे हम जब चाहे जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बात समझ आ रहा है आपको कि सोर्स वो पार्ट होता है बेटा हीट इंजन का जिससे हम जब चाहे जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आपने पेट्रोल ले लिया, अब वो पेट्रोल क्या करेगा, इंजन में जाएगा, फिर वो क्या करेगा बेटा, काम करेगा। तो जो वर्किंग सबस्टेंस है वो क्या है आपका, फ्यूल है, पेट्रोल है, ठीक है ना। और वही फ्यूल क्या करेगा, फिर आपका काम करेगा। और जो एनर्जी आपकी हीट एनर्जी बच जाती है वो फिर कहाँ किसको दे देते हैं आप, सिंक को दे देते हैं। जैसे बाइक आप चला रहे हैं अगर, तो एटमॉस्फेयर में धुआं आप निकालते हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या है आपका, सिंक है। और सिंक मना करता है क्या, एटमॉस्फेयर, धरती माता कहती है भैया आप प्रदूषण मत करो, धरती माता कुछ नहीं कहती हैं, आप करते जाते हैं प्रदूषण। इन्वायरमेंट कभी आपसे नहीं कहता प्रदूषण मत करो, आप करते जाते हैं। तो सिंक क्या होता है, सिंक इंजन का वो पार्ट होता है बेटा जिसको हम जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक। सोर्स क्या होता है, उससे हम जितना चाहे अमाउंट ऑफ हीट ले सकते हैं। सिंक क्या होता है, जितनी चाहे अमाउंट ऑफ हीट हम उसको दे सकते हैं। और वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है, उसी हीट से क्या मिलता है हमको, वर्क डन मिलता है वर्किंग सबस्टेंस के थ्रू। बात समझ में आ रहा है। तो 3 चीज़ें होती हैं, सोर्स, वर्किंग सबस्टेंस और सिंक, ठीक है ना। चल, तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। आज के बाद फिर कल हम लोग मिलेंगे, तो कल हम लोग सोर्स पढ़ेंगे, फिर वर्किंग सबस्टेंस, फिर क्या करेंगे, सिंक, ठीक। क्यों कल क्यों नहीं क्लास चलेगी, कल क्या है, कुछ है क्या? अच्छा, नहीं तो सैटरडे वाला लॉकडाउन तो हट गया अब ना, तो कोई बात नहीं, बंद रहेगा तो अच्छी बात है। फिर अगले वीक से फिर मिलते हैं हम लोग। और मंडे को आपको अभिनव सर पढ़ाएंगे, ठीक है, जो दूसरे वाले सर हैं, ठीक है ना। मंडे को शायद वो पढ़ाएंगे मंडे से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम एक सर अभी आप लोग के और आएंगे फिजिक्स में, ठीक है, वो भी हैं नहीं, दिल्ली में है, ऑप्टिक्स, हाँ ऑप्टिक्स वाले सर, ठीक है। आप लोग तो ऐसे ही याद किए होंगे, थर्मल वाले सर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर और ऑप्टिक्स वाले सर। चलिए, मेरा नाम आदित्य है।